Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 2nd of June 2020 Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is, if you don't try, nothing will ever happen. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Moody's cuts India's rating by 1 notch. मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने इंडिया की लॉन्ग टर्म सोवरेन रेटिंग को डिक्रीज कर दिया है Baa2 से Baa3, अ नॉच अबव देन जंक. अ नॉच अबव देन जंक मीन्स केवल एक ही स्टेज ऊपर जंक से. जंक मीन्स जंक में ऐसे कंट्रीज आते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. अब यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज एंड व्हाट आर दीज रेटिंग Baa2 Baa3, ये रेटिंग्स क्या हैं और जंक क्या होता है. बेसिकली मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज कंडक्ट द इंटरनेशनल financial research on bonds issued by commercial as well as government entities. मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज और कॉमर्शियल एंटिटीज किसी कंट्री के जो बॉन्ड इशू करती हैं उन बॉन्ड्स की रेटिंग करते हैं मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज. तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज इज अ बिजनेस ऑफ मूडीज कॉर्पोरेशन और ये बिजनेस किस में इन्वॉल्व है? बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग बिजनेस है जिसमें ये इन्वेस्ट काम करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज के लॉन्ग टर्म सोवरेन बॉन्ड्स की रेटिंग करते हैं. बॉन्ड्स की रेटिंग करते हैं उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो मूडीज, S&P, फिच, इनकी बॉन्ड की रेटिंग देख करके या इनकी रेटिंग देख करके किसी पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. तो कल मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने इंडिया की लॉन्ग टर्म सोवरेन रेटिंग को डिक्रीज कर दिया है Baa2 से Baa3 तक. और जो Baa3 कैटेगरी है ये जंक से जस्ट अबव की कैटेगरी है. अगर इससे नीचे इंडिया आता है तो फिर इंडिया में इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया जाएगा कि वो इंडिया में FDI या FPI में इन्वेस्ट ना करें. द ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मेंटेन इट्स नेगेटिव आउटलुक और उसने अपना जो इंडिया के जो क्रेडिट रेटिंग है उसके लिए नेगेटिव आउटलुक को ही मेंटेन रखा है जैसा कि उसने नवंबर 2019 में किया था. हालांकि नवंबर 2017 की अगर बात करें तो उस समय मूडीज ने इंडिया को एक स्टेज अबव करके पॉजिटिव आउटलुक दिया था. लेकिन नवंबर 2019 में उस समय अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी इंडिया में. हम रिसेशनरी कंडीशंस को फेस कर रहे थे जैसा कि मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये कोविड-19 की वजह से जो इस लॉकडाउन की वजह से जो रिसेशन आया है दैट इज समथिंग एल्स. इससे पहले भी इंडियन कंपनी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, वो रिसेशनरी कंडीशंस ही फेस कर रही थी. तो नवंबर 2019 में मूडीज ने इंडिया को डाउनग्रेड किया था Baa2 में. और बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडमिक, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, वीक पॉलिसी इफेक्टिवनेस, slow reforms momentum in this COVID-19 situation, Moody's Investor Services has even downgraded the India's rating in bond market. और जो ये मूडीज की जो रेटिंग है ये इनलाइन है फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको S&P भी बोलते हैं. फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ने भी इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है BB-. हालांकि इन दोनों रेटिंग एजेंसीज ने, फिच और S&P ने, स्टेबल आउटलुक मेंटेन किया है रादर देन गोइंग फॉर नेगेटिव आउटलुक फॉर इंडियन इकोनॉमी, वेयर एज मूडीज हैज असाइंड द नेगेटिव आउटलुक आफ्टर 2019. तो बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि कैसे रेटिंग होती हैं, क्या रेटिंग होती है. तो बहुत लेंदी, अगर मैं इसको समझाने लगूंगी तो बहुत लेंदी में चला जाएगा, लेंथ में हो जाएगा वीडियो. शॉर्ट में देख लेते हैं. अगर मैं आपको चार्ट में दिखाना चाहूँ तो ये मूडीज, S&P और फिच ये इस तरह से रेटिंग असाइन करते हैं किसी भी कंट्री के बॉन्ड जो कि कॉमर्शियल या गवर्नमेंट एंटिटीज के थ्रू इशू किया था. तो उनको लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को, शॉर्ट टर्म को इस तरह से जो है वो रेटिंग करी जाती है. अगर मूडीज की रेटिंग देखना था तो AAA, AA1, AA2, AA3 इस तरीके से. और इंडिया इस समय कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? दैट इज Baa3. तो इसके लिए क्या आता है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड इज गुड, मतलब ये ग्रीन जोन में इंडिया है. अगर इंडिया इसके नीचे फॉल करता है यानी इंडिया Baa1 में आता है देन इट विल कम्स अंडर स्पेक्युलेटिव ग्रेड, जहां पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से कतराते हैं या उनको डिस्करेज किया जाता है कि इस तरह के कंट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट ना करें
जिनकी रेटिंग Baa1 पर आ रही है। इसी तरह से S&P ने भी अपनी ग्रेडिंग डिसाइड कर रखी है और फिश ने भी। तो इसी ग्रेडिंग के बेसिस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। और अगर हम मूडीज की बात करें, जो कल की जो डाउन ग्रेडिंग हुई है, तो वो सिर्फ इंडिया के केस में ही नहीं हुई है। इवन ग्रेट ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, इटली और अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्राजील, इनको भी मूडीज ने लोअर रैंकिंग प्रोवाइड करी है, इनको भी डाउनग्रेड या लोअर किया है। तो अगर हम देखना चाहें कि अदर कंट्रीज को क्या रेटिंग करी है मूडीज ने, तो आप देख सकते हैं हांगकांग को STS स्टेबल AA3 की कंडीशन में रखा है। फ्रांस की सब में अगर आप देखें तो डाउनग्रेड, आउटलुक चेंज, डाउनग्रेड, 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 आउटलुक चेंज। अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम कंट्रीज के लिए जो मूडीज है उसने या तो डाउनग्रेड किया है, अपना आउटलुक चेंज किया है। तो हांगकांग, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, थाईलैंड, इजराइल, सऊदी अरेबिया, सारे इन सब कंट्रीज में फिलहाल के लिए बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग जो है वो लोअर करी है मूडीज ने। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसको साइट करते हुए मूडी ने डाउनग्रेडिंग करी है, तो मूडी ने कहा है कि जो वीक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वीक पॉलिसी इफेक्टिवनेस है, रिफॉर्म का जो मोमेंटम है वो स्लो है, और इन सबको देखते हुए ये लग रहा है इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड अ सस्टेन पीरियड ऑफ लो ग्रोथ, कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफी लंबे टाइम तक लो ग्रोथ की फेज में रहने वाली है, जिसकी वजह से बॉन्ड मार्केट है उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। मूडीज का ये कहना है कि ये पैंडेमिक के पहले भी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो रिसेशनरी कंडीशंस में थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिख रही थी, और इस पैंडेमिक ने एम्पलीफाई कर दिया है इंडिया की क्रेडिट प्रोफाइल की वल्नरेबिलिटी को, और एक जो प्रायर शॉक था उसको और एम्पलीफाई करके इंडियन इकोनॉमी के लिए निगेटिव आउटलुक जनरेट किया, जिसकी वजह से मूडी ने इंडिया को निगेटिव आउटलुक में डाल दिया है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नवंबर 2017 में इंडिया को एक नॉच ऊपर कर दिया था, रेस कर दिया था उसका आउटलुक मूडीज ने, फिर नवंबर 2019 में उसको नेगेटिव आउटलुक में डाल दिया फ्रॉम स्टेबल, और इसके बाद अभी पैंडेमिक की वजह से जो रिसेशन आ रहा है, रिसेशनरी कंडीशन इंडिया फेस कर रहा है, उसकी वजह से और एक स्टिल फर्दर डाउनग्रेड कर दिया इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को मूडीज ने। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो इन्वेस्टर स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे या डिस्करेज होंगे, क्योंकि उनको पता है कि बॉन्ड मार्केट या जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी रिकवरी शो करने वाली नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल लो ग्रोथ की तरफ ही मूव कर रही है। अगर हम ऑफिशियल्स की बात करें, जो इंडियन ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं किसी भी कंट्री की, जब उनको डाउनग्रेड किया था तो वो हमेशा इस चीज़ को नेग्लेक्ट करती हैं और ये कहती है कि जितनी भी मूडीज हो गए, फिच हो गए, S&P, जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनका जो मॉडल है वो मॉडल फ्लॉड है। ये हमेशा से इंडिया कहता है कि इनका मॉडल जो है वो फ्लॉड है, ये इंडिया की जो बेसिक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या डेवलप नेशंस के अकॉर्डिंग ये रेटिंग करती हैं, जो डेवलपिंग नेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न को ये ध्यान में नहीं रखती। तो इंडिया से जो इस बार कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी नहीं आया इस रेटिंग को लेकर के, बट जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रेटिंग एजेंसीज हैव कास्टिगेटेड वर्ल्ड वाइड फॉर मिसिंग एवरी पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यू ईयर्स। और हम बहुत परेशान नहीं है मूडी की इस रेटिंग एजेंसी से, क्योंकि मूडी ऑलरेडी अगर देखा तो वर्ल्ड में भी रिसेशनरी कंडीशन चल रही हैं, और उनके कंपैरिजन में जो इंडिया है वो बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन रखे हुए है। तो अगर हम करंटली देखें कि इंडिया की रेटिंग रंबल क्या है, इंडिया की रेटिंग सिचुएशन क्या है, तो मूडीज ने जो इंडिया को रेटिंग असाइन करी दैट इज Baa3, S&P ने जो असाइन करी है BBB-, फिच ने जो असाइन करी है दैट इज ऑल्सो BB-। तो मूडीज ने निगेटिव आउटलुक में रखा है, जबकि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने स्टेबल आउटलुक में रखा। तो आप इस टेबल में जाकर देख सकते हैं कि क्या किसका इम्पैक्ट हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर हम एजेंसी की बात करें तो एजेंसी ने जो रीजन साइट किए हैं वो यही साइट किए कि पॉलिसी इफेक्टिवनेस बहुत नहीं है, स्लो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और इंडिया के जो रियल जीडीपी को वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 4.0 से, और आगे आने वाले टाइम में भी ना ही मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में ग्रोथ देख रहे हैं और ना ही हम रिफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में देख रहे हैं। तो ये सारे रीजन जो हैं वो मूडी ने साइट करे हैं इंडिया की रेटिंग को नेगेटिव आउटलुक में लाने के लिए। इसी बीच में अगर हम बात करें कि इंडिया के कुछ फोरकास्ट अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ IMD रेजेस मानसून फोरकास्ट ऑफ द डे, रेन्स हिट केरला कोस्ट। तो IMD ने जो मानसून का फोरकास्ट है उसको इंक्रीज कर दिया और कहा कि इस बार मानसून जो है वो अच्छा रहेगा। On the other hand, center looks to EPFO, LIC, PSBs to raise fund through power bonds.
तो गवर्नमेंट ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट को यूटिलाइज करने का डिसीजन लिया है, जिसमें वो ईपीएफओ, एलआईसी और पीएसबी से फंड रेज करेगा बाय इशूइंग द बॉन्ड इन डोमेस्टिक मार्केट फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इन कंपनीज को यूज करेगा मतलब इसका मतलब ये ईपीएफओ, एलआईसी, एलआईसी मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईपीएफओ मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी हैं या स्टेट ओन जो बैंक्स हैं, इनसे कहा जाएगा कि ये उन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करें ताकि जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैं या जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके पास जो लिक्विडिटी क्रंच इस समय चल रहा है उसको इंश्योर किया जा सके और उनको अप्रॉक्सीमेटली 90,000 करोड़ का सपोर्ट लोन के फॉर्म में दिया जा सके। तो अगर हम इन दो न्यूज़ को देखें तो इंडिया का आने वाले टाइम में जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मानसून अच्छा होगा तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, तो अगर एग्रीकल्चर है तो शायद इकोनॉमी को ग्रो करने में थोड़ा सा आसानी मिले। और ऐसा प्रोडिक्शन भी है, जो एक्सपर्ट है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस बार का जो एग्रीकल्चर है वो भी बम्पर हुआ है और मानसून को देखते हुए आने वाला अगले साल का भी जो एग्रीकल्चर वो बम्पर होगा, जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी वो हमारी इकोनॉमिक जो रिसेशनरी कंडीशन है उनको थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करेगी। तो इन दो चीज़ों को देख करके इंडिया के लिए थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, मे ऑटो सेल्स कोलैब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से चाहे वो हमारा पैसेंजर व्हीकल हो चाहे वो हमारा कमर्शियल व्हीकल हो, हर ऑटोमोबाइल के सेगमेंट में डिक्रीज या सेल का कोलैप्स देखने को मिला था। जब एक आफ्टर लॉकडाउन 3.0 जब हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर को ओपन किया था गवर्नमेंट ने, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑटो सेल जो है वो पिकअप करेगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि जो नए जो ऑटो सेल है वो इतनी पिकअप ना करके जो रीसेल वाली जो ऑटोमोबाइल कंपनी जो सेक्टर है वो ज़्यादा पिकअप करेगा। इंडिविजुअल जो अभी तक कार को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो ऑलरेडी सेल या जो दूसरी कार्स होती हैं उनको परचेस करना प्रेफर करेंगे, जो रीयूज्ड कार होती है उनको परचेस करना प्रेफर करेंगे। तो अगर मे का डेटा देखा जाए तो उस डेटा के अकॉर्डिंग मे में ऑटो सेल जो है वो कोलैप्स कर गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करी है। डिमांड टू रिमेन वीक एंड 25% ऑफ डीलरशिप रिमेन सेट, क्योंकि 25% डीलरशिप ऑलरेडी शट डाउन चल रही है। क्यों शट डाउन चल रही है? आइदर दे आर इन कंटेनमेंट जोन्स और कंपनी हैज़ नॉट ओपन देम। तो डिमांड है भी नहीं और कंपनी अननेसेसरी डीलरशिप को ओपन करे तो उसके बाद भी उससे भी कंपनी के लिए लॉस ही होगा। तो मई में जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डिमांड पिकअप करेगी ऑटोमोबाइल्स की, ऐसा नहीं हुआ। और अगर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ईयर टू ईयर बेसिस जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है अगर किसी को किसी भी सेगमेंट को, तो वो कमर्शियल सेगमेंट को, इसमें 86% का फॉल देखा था डिमांड में पैसेंजर व्हीकल ने, और अप्रॉक्सीमेटली 88% का जो डिमांड देखा गया, वो डिमांड का फॉल देखा गया था वो कमर्शियल व्हीकल्स में। तो इस तरह ऐसा जो में एक्सपेक्टेशन थी कि डिमांड बूस्ट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हम देखें कि कितनी डिमांड रही, जो टॉप हमारी कंपनीज हैं मारुति, हुंडई, महिंद्रा, तो आप देख सकते हैं कि डिमांड सडनली कितना फॉल कर गई है। मई 2019 के कंपैरिजन में मई 2020 में डिमांड जो है वो शायद 1/4 या 1/6 ही रह गई है। जितनी भी जो लीडिंग कंपनीज हैं, ऑटो कंपनीज हैं इन इंडिया, मारुति, हुंडई, महिंद्रा, सब में डिक्रीज आप देख रहे होंगे। मारुति जो लीडर कहा जाता है इंडियन में पैसेंजर कार में, उसमें अप्रॉक्सीमेटली -88% का सेल का डिक्रीमेंट देखा गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर एनी इकोनॉमी। अगर इसमें स्लो डाउन होता है तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इकोनॉमी अगर अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन देख रही है तो आगे आने वाली जो कंडीशंस हैं वो उस इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर आपको याद हो तो कोविड-19 से पहले भी इंडिया में ऑटो सेक्टर जो था वो बिल्कुल गिरा हुआ था, बिल्कुल निगेटिव आउटलुक में चल रहा था। जो डिमांड थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत सारी जीवन ऑटोमोबाइल कंपनीज थी, उन्होंने ले ऑफ भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस न्यूज में इतना ही। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। निफ्टी जूम्स 1000 पॉइंट्स इन 9 सेशंस। अगर हम निफ्टी स्टॉक की बात करें तो मई 18 से जून 1 तक मैक्सिमम जो निफ्टी कंपनीज हैं उन्होंने ग्रोथ रजिस्टर करी है, 11.4% की एवरेज ग्रोथ रजिस्टर करी है। और मार्केट जो है वो कल के दिन अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट तक जूम अप कर गया है या अपस्विंग कर गया है। और इवन अगर हम ऑल निफ्टी 50 कंपनीज की बात करें तो सारी निफ्टी 50 कंपनीज ने पॉजिटिव गेन रजिस्टर किए ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन्स मई 18 से जून 1 तक।
क्योंकि इस ड्यूरेशन में कंपनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी इकोनॉमिक अनलॉक के लिए, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इस पीरियड में निफ्टी ने भी पॉजिटिव अपस्विंग शो किया है, और जो निफ्टी 50 कंपनीज ने उन्होंने भी पॉजिटिव गेन ही रिफ्लेक्ट किया है। जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं गेन्स में वो HDFC बैंक और HDFC रहे हैं, जिसने कि जो 1/4 में 1/4 का पार्ट इन HDFC और HDFC का ही है। ITC, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री जो नेक्स्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं आफ्टर HDFC। अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा गेन किसको हुआ, तो सबसे ज़्यादा गेन आइकर मोटर्स ने रजिस्टर किया, दैट इज 31% सिंस May 18, फॉलोड बाय जी एंटरटेनमेंट। उसने कितना रजिस्टर किया, 24%। तो अगर इसको हम ग्राफ में देखें, ग्राफ में देखना चाहें तो HDFC बैंक, HDFC, ITC, ICICI बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री जो रहे हैं वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं इस पीरियड में, May 18 से लेकर के June 1 तक, और आप इनका ये परसेंटेज चेंज देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें सेशंस की, तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो BSE हो चाहे वो NSE, उसमें बहुत सारे सेशंस चलते हैं। कभी मैं आपको बताऊंगी, होता है प्री ओपनिंग सेशन, फिर होता है नॉर्मल सेशन, फिर होता है क्लोजिंग सेशन। तो इसमें कई सारे इवन इनमें भी कई डिविजन्स होते हैं, और हर डिवीजन का अपना, हर एक सेशन का अपना एक इंपॉर्टेंस होती है कि वो पर्टिकुलर सेशन में क्या होता है। किसी में प्राइस डिसाइड होते हैं, किसी में जो स्टॉक है वो नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं, किसी में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के कई सेशन के डिविजन्स होते हैं। हालांकि ऐसा कोई पॉलिसी डिवीजन नहीं है, बट मार्केट ने अपने आप से डिसाइड करा कि इस ड्यूरेशन में ये होगा, इस सेशन में ये होगा, इस सेशन में ये होगा। तो कभी मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बताऊंगी सेशंस कैसे होते हैं ये स्टॉक मार्केट में। फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझ लीजिए कि 9 सेशंस में जो निफ्टी है उसने 11.4% की ग्रोथ रजिस्टर करी, जिसमें जो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहे हैं वो HDFC बैंक, HDFC, ITC, ICICI और रिलायंस इंडस्ट्रीज रहे हैं। अगर हम बात करें कि बिगेस्ट गेनर कौन से रहे, तो आइकर मोटर्स, जी एंटरटेनमेंट, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया जो कि बिगेस्ट गेनर हैं। यहाँ पे इनमें 30% से लेकर के 22% का गेन देख सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट गेनर हैं वो वेदांता, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, HTC और हिंदुस्तान लीवर्स हैं। ये भी गेनर्स ही रहे, बट इन्होंने उतना गेन नहीं किया जितना कि इन अबव कंपनीज ने किया है। तो ये एक अच्छा साइन है अगर किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली डेवलप कर रहा है या पॉजिटिव अपस्विंग शो कर रहा है, तो इट सिंपली इंडिकेट द गुड इकोनॉमिक हेल्थ। और ये अगर आप देखें तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये बेसिक इस रीजन की वजह से हुआ है कि कंपनी, इंडस्ट्री, जो एक्सपर्ट्स थे वो, ये इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब आने वाले टाइम में जो है वो जल्द ही इकोनॉमिक अनलॉक होगा और जो इंडियन इकोनॉमी है वो नॉर्मल कंडीशंस की तरफ मूव करेगी। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो कंपनीज थी उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रजिस्टर्ड किया निफ्टी 50 में और एज वेल एज इन कंप्लीट निफ्टी स्टॉक। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 1। मीडियम यूनिट्स टर्नओवर लिमिट हाइक टू 250 करोड़। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 20 ट्रिलियन का पैकेज, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज अनाउंस किया था, और उस पैकेज में बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिए थे। और उसमें एक रिफॉर्म ये भी था जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। वो रिफॉर्म ये था कि जितना भी MSMEs है, MSMEs माइक्रो, मीडियम, स्मॉल जो इंटरप्राइजेस हैं हमारे, उनकी डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन को रिवाइज कर दिया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था कि क्या प्रीवियस लिमिट थी और जो रिवाइज लिमिट है वो क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो मुझे दोबारा से लिखकर बताएंगे कि इस समय जो रिवाइज जो लिमिट है MSMEs की वो कितनी है और पहले वाली जो लिमिट थी वो कितनी है। तो कल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है रीक्लासिफिकेशन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत में अनाउंस किया था, उस क्लासिफिकेशन को अप्रूवल मिल गया है इन केस ऑफ मीडियम स्केल कंपनीज, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको बढ़ा करके 250 करोड़ कर दिया गया। जो पहले कितनी थी, पहले इन्वेस्टमेंट की लिमिट 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी और 250 करोड़ टर्नओवर की लिमिट बढ़ा कर दी, जो पहले 20 करोड़ और 100 करोड़ थी मीडियम के केस में। मींस जो हमारी वो सारी कंपनीज जिनमें 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या 100 करोड़ तक का उनका टर्नओवर है, वो सारी पहले हमारी मीडियम स्केल कंपनीज कहलाती थी। अब उनका इन्वेस्टमेंट रिवाइज कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है 50 करोड़ एज एन इन्वेस्टमेंट और 250 एज अ टर्नओवर। तो ऐसी सारी कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ या 250 करोड़ से कम है उनको मीडियम स्केल कंपनीज कहा जाएगा। अब वो मीडियम स्केल कंपनीज की डेफिनेशन में आएंगी। स्टूडेंट अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ये रिवीजन क्यों किया गवर्नमेंट में, और इसकी डिमांड बहुत पहले से भी उठ रही थी, क्यों कंपनीज कंटिन्यूअसली डिमांड करते हैं। अगर बात करें जो छोटी छोटी कंपनीज है, माइक्रो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैं, व्हाई दे कंटिन्यूअसली डिमांड टू इंक्रीज दिस लिमिट। उससे क्या होगा,
एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं, बहुत सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं कि उनको कुछ लायबिलिटीज़ उनको पूरी नहीं करनी होती हैं, उनको बहुत चीप जो है वो लोन अवेलेबल हो जाते हैं, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करे जाते हैं उनको फ्लॉरिश करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को। इसीलिए जितनी ज़्यादा कंपनीज इसके अंडर में आएंगी उतनी ज़्यादा कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए जो छोटे छोटे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कंटिन्यूसली डिमांड की इस लिमिट को एक्सपेंड कर दिया जाए। जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्पेशली एक्सपोर्ट सेगमेंट से, वो कंटिन्यूसली डिमांड करते रहते हैं कि इस जो लिमिट को एक्सटेंड कर दिया जाए। एक्सपोर्ट सेगमेंट क्यों? क्योंकि बहुत सारे अगर इंडिया के एक्सपोर्ट को देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा पार्ट, बहुत ज़्यादा पोर्शन वो कौन कैटर करता है? वो कैटर करते हैं हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। अगर आप मैंने एक्सपोर्ट को देखें तो एक्सपोर्ट का लार्ज पार्ट जो है वो एमएसएमईज के द्वारा ही पूरा किया जाता है। इसीलिए अगर आप एमएसएमईज की डेफिनेशन को गवर्नमेंट बढ़ाती है तो हमारे एक्सपोर्ट के एक बहुत लार्ज सेगमेंट को भी फायदा होता है। और इस जो डिवीजन हुआ है इसको भी हमारे जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा है इस गवर्नमेंट के इस मूव से क्या होगा कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेशन में खर्चा कर सकेंगे, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें खर्च कर सकेंगे, जो हमारा पैसा बचेगा, जिससे कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसने यूनियन गवर्नमेंट के इस मूव को वेलकम किया है और कहा है कि इससे जो बेनिफिट हमारे एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को जो बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट से हम अपने इंडस्ट्री में, अपने सेगमेंट में ऑटोमेशन ला पाएंगे। इवन एक्सपोर्ट सेगमेंट के लिए गवर्नमेंट ने और ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया है इस लिमिट में। गवर्नमेंट ने कहा है कि जितना जो एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, जितना भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। अगर एक्सपोर्ट की प्रोसीडिंग्स को टर्नओवर लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? जो हमारे एक्सपोर्ट कंपनीज होंगी, जो हमारे एक्सपोर्ट मीडियम और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज होंगे, उनकी लिमिट और बढ़ गई क्योंकि उनका एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब वो अपने डोमेस्टिक में अपना बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस गवर्नमेंट की डेफिनेशन से हमारे बहुत सारे मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस को भी फ़ायदा होगा, हमारे एक्सपोर्ट सेगमेंट को भी फ़ायदा होगा, इंडिया की कॉस्ट ऑफ जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो डिक्रीज होगी और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। और जिससे कि हमारी अगर हमारा एमएसएमई सेक्टर स्ट्रांग होगा, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर स्ट्रांग होगा, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे जो जॉब क्रिएशन है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जो इस मीडियम स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस सेक्टर जो इंडिया का है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जॉब प्रोवाइड करता है। इट्स अ लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इन इंडिया। तो अगर ये सेगमेंट फ्लॉरिश करेगा तो ज़्यादा जॉब जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी फिर से रिवाइव करेगी। तो इसी वजह से बहुत सारे और भी रीजंस है, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को और टर्नओवर लिमिट को इंक्रीज किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको चीप लोन मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का। जो हमारे फार्मर, जो हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा इस चीज़ से। हमारे जो 17 खरीफ क्रॉप्स हैं उनका भी प्राइस जो होगा वो बढ़ेगा, जिससे कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको फायदा बढ़ेगा। क्रॉप के लोन रिपेमेंट के डेट्स भी एक्सटेंड होंगे। इस तरह से बहुत सारे जो लेबरर्स को भी फायदा होगा, उनको भी लोन फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है रिवाइज करने का, और जो कल जो कैबिनेट कमेटी में जो बहुत सारे अदर डिसीजंस भी लिए हैं, अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ यही डिसीजन नहीं लिया गया कि जिसने अप्रूवल लिया है। कल कैबिनेट कमेटी ने एमएसएमईज पर वो हमारे जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, उस पर भी डिसीजन लिया और अप्रॉक्सीमेटली 17 खरीफ क्रॉप्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको फिक्स किया है, उसको बढ़ाया। तो जैसे कि हमारा फार्मर का जो सेगमेंट है वो भी पॉजिटिवली अफेक्ट होगा। तो कल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेकेंड स्ट्रेट मंथ। जैसे कि हमने पिछले मई में डिस्कस किया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो फॉल किया था अप्रैल के मंथ में बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इंड्यूस लॉकडाउन। तो अब IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स ने भी एक सर्वे किया है और उस सर्वे में उसने बताया कि मई के मंथ में भी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो फॉल किया है इवन आफ्टर अप्रैल। हालांकि
ये अप्रैल के मंथ से थोड़ा सा बेटर कंडीशन में। द मैन्युफैक्चरिंग PMI स्टूड एट जस्ट 30.8 इन May, मार्जिनली अप फ्रॉम अप्रैल 27.4। अप्रैल में 27.4 था, जो मई में 30.8 होकर के थोड़ा सा बड़ा है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी इसको कॉन्ट्रैक्शन ही कहा जाएगा। अब इसको डेसिफर कैसे करते हैं, इसको आप एक लाइन में समझ लीजिए। अगर ये 50 के ऊपर होता है, अगर हमारा PMI 50 के ऊपर जा रहा है तो उसको एक्सपेंशन की तरह माना जाता है, और एक्सपेंशन अच्छा माना जाता है। एक्सपेंशन मतलब जो हमारे परचेजिंग मैनेजर्स हैं, दे आर गोइंग टू परचेज इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम, वो फ्यूचर में परचेज करने वाले हैं स्टॉक्स को, रॉ मटेरियल्स को। अगर वो परचेज के डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट कर रहा है। अगर आपके परचेजिंग मैनेजर परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपकी डिमांड है, तभी तो आप बढ़ा रहे हैं। तो परचेजिंग, इसीलिए परचेजिंग जो PMI है उसको यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रो करने वाली है। हालांकि अप्रैल के मंथ से आपने थोड़ा सा एक्सपेंशन देखा है, अप्रैल में 27.4 था, मई में 30.8 हो गया है। इसका मतलब थोड़ा सा परचेजिंग बढ़ेगी, लेकिन अभी 50 के ऊपर नहीं गई है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और इवन 30.8 की रीडिंग भी ये इंडिकेट कर रही है कि सब्सटेंशियल डिक्लाइन देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्थ में इन अपकमिंग टाइम्स। जब तक ये 50 से ऊपर नहीं होती तब तक ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं माना था। 50 से ऊपर मतलब एक्सपेंशन, हमारी इकोनॉमी नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, डिमांड है, ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले डेटा की, तो जनवरी में जो हमारा PMI था वो 8 मंथ हाई गया था। कितना गया था? 55.3% तक गया था। मतलब जनवरी में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो उसने ग्रोथ रजिस्टर करनी शुरू करी थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ रिसेशनरी कंडीशंस, अगर आपको याद हो तो। लेकिन मार्च में वो फॉल करके कितना आ गया? 51.8। और अप्रैल जो था वो पूरा लॉकडाउन में गया है, मई भी अप्रॉक्सीमेटली पूरा लॉकडाउन में गया है, जिसकी वजह से जो मार्च में 51.8 था वो अप्रैल में 27.4 आ गया, और मई में उसने थोड़ा सा पॉजिटिव साइन शो किया, 30.8 आ गया। लेकिन फिर भी ये जनवरी में जो 55.3 था उससे बहुत ज़्यादा कम है, और ये नंबर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आगे आने वाले टाइम में ये एक्सपोर्ट में भी डिक्रीज नंबर को शो कर रहा है, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई में आते आते तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो रिज्यूम हो गई थी। तो क्यों ऐसा मई में इतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को क्यों मिला? तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो रिकवरी है वो बहुत स्लो है, डिमांड जो है वो पिकअप नहीं हुई है, सबड्यूड डिमांड ही रही है। इवन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी कंपनीज प्रोडक्शन तो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही है, बट डिमांड ही नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में वो अपने प्रोडक्शन को रोक देंगी। लॉन्गेटिविटी ऑफ द पैंडेमिक रिमेन्स अनसर्टेन, और अभी ये भी नहीं पता है कि कोविड-19 इंड्यूस जो पैंडेमिक है कितने टाइम तक आगे चलने वाली। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है वो कंपनीज भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगी आने वाले टाइम में। और सबसे जो मेजर रीज़न है वो डिमांड है, डिमांड नहीं है, इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा और उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम इस PMI को ग्राफ पर देखें तो आप देख सकते हैं अप्रैल 19 में 51.8 के आसपास था, जो डिक्रीज होता हुआ इस समय 30.8 पर पहुंच गया है। आप देख लेते हैं कुछ न्यूज़ क्लिप्स। RI Infra removes KPMG from BSES सेल्स प्रोसेस। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने KPMG को रिमूव कर दिया है उसकी सेल प्रोसेस से, सेल मैंडेट से, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। RIL इंफ्रास्ट्रक्चर 51% का स्टेक सेल करने जा रहा है, अपना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो उसका स्टेक है उसको सेल करने जा रहा है। तो जिसमें उसने कहा है कि उसका KPMG से उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, इसलिए एथिकल ग्राउंड्स पे उसने KPMG को रिमूव कर दिया है सेल प्रोसेस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो RI इंफ्रा जो अभी सेल कर रहा था, अब उसके लिए एक फ्रेश बिड इशू होगी, फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट होगी। KPMG को इन्वॉल्व किया गया था BSES राजधानी और BSES यमुना में जो RI इंफ्रा के जो स्टेक हैं उनको सेल करने के लिए बायर्स ढूंढने के लिए, जो कि KPMG जिसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो रिलायंस इंफ्रा ने अब KPMG को रिमूव कर दिया है सेल प्रोसेस से। तो आने वाले टाइम में अब फ्रेश प्रोसेस देखने को मिलेगी, जिसमें RI इंफ्रा जो है वो नया मीडियोकर या ब्रोकर अपॉइंट करेगा फॉर इनिशिएटिंग इट्स
सेल 51% स्टेक इन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। बेसिकली जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसमें अपने स्टेक को सेल करने जा रहा है आरआई इंफ्रा। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप एट स्टील एंड सीमेंट फर्म्स। मई के महीने में सीमेंट और स्टील की जो इंडस्ट्री है उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंक्रीमेंट देखा गया है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वजह से जो ये सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री है इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं कि स्मॉल पॉजिटिव डेवलपमेंट हैज़ बीन सीन इन स्टील एंड सीमेंट फर्म्स और इंडस्ट्री। इसका रीज़न ये भी बता रहे हैं कि जो रिवाइवल हो रहा है स्पेशली कंस्ट्रक्शन में, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि लॉकडाउन में बंद थी, अब वो उनको अनलॉक कर दिया गया, तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से स्टील और सीमेंट में डोमेस्टिक डिमांड पिकअप करी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, एटीएफ प्राइजेस इंक्रीज्ड 56.5% ऑन ग्लोबल क्यूज एलपीजी डियरर बाय ₹11.5। एटीएफ स्टैंड्स फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से, इंटरनेशनल ऑयल रेट्स की वजह से एटीएफ के जो प्राइसेस हैं कल नेशनल कैपिटल टेरिटरी में 56.5% की रेट से इंक्रीज हुए और एलपीजी के भी रेट्स जो हैं वो पर सिलेंडर 11.5% से इंक्रीज हुए हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो वैसे ही मेंटेन, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस केवल एटीएफ और एलपीजी के प्राइसेस फ्लक्चुएट किए हैं और वो पॉजिटिवली डेवलप हुए हैं, बढ़े हैं, इंक्रीज किए हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ऑयल रेट्स। तो बेसिकली जो हमारा एविएशन सेक्टर है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें ऑलरेडी आपको हाई ट्रैफिक देखने को इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ये एक निगेटिव डेवलपमेंट है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, पैडी एमएसपी हाइक्ड बाई ₹53 पर क्विंटल। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कल मंडे को कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी इकोनॉमिक अफेयर्स पे, जिसमें कि बहुत सारे जो हमारी क्रॉप थी, खरीफ क्रॉप, उसके लिए एमएसपी डिसाइड किया गया था, जिसमें पैडी का जो एमएसपी है वो 53 रुपीज़ पर क्विंटल से बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पैडी के अलावा कुछ अदर जो 17 अदर खरीफ जो क्रॉप्स थी उनके में भी एमएसपी डिसाइड किया गया, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पिछले 5 सालों में सबसे कम जो है वो इंक्रीमेंट दिया है, सबसे कम हाइक रहा है पिछले 5 सालों में एमएसपीज पर क्रॉप्स को लेकर के। ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस इट्स बर्डन ऑफ फूड सब्सिडी। तो फूड सब्सिडी का जो बर्डन है गवर्नमेंट को, उसको रिड्यूस करना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए इस बार जो गवर्नमेंट ने खरीफ की 17 जो क्रॉप्स थी उन पर कम हाइक दिया है पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, इंडाइसेस जूम्स टू 1 मंथ हाई ऑन अनलॉक 1.0 बाइंग बाई एफपीआई। गवर्नमेंट के अनलॉक 1.0 के अनाउंसमेंट के बाद जो बेंचमार्क इंडाइसेस है उनमें 3% का पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा गया है, और जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज देखा गया है बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर अनलॉक 1.0। ऐसा क्योंकि अनलॉक 1.0 की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम होंगी। जो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो अब इंडिया में पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत रिकवरी की कंडीशंस जो होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस होती है, क्योंकि इसमें जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गेन शो करते हैं, क्योंकि रिकवरी की कंडीशन में होता है। अपने लोअर प्राइस में खरीदें और जल्दी ही आपके जो प्राइस हैं वो स्टॉक के प्राइसेस वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए एफपीआई में बाइंग देखी गई है, और जो इंडाइसेस हैं, जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, उनमें 3% का पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा गया है जब से गवर्नमेंट ने अनलॉक 1.0 अनाउंस किया है। आज का न्यूज ऑफ द डे है, मूडीज कट इंडियाज रेटिंग बाय 1 नॉच। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, किस चीज़ पे क्रेडिट रेटिंग करती हैं, किसी भी जो रेटिंग एजेंसीज हैं इनकी रेटिंग का किसी पर्टिकुलर कंट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख सकते हैं। आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे इज परटर्ब। परटर्ब मीन्स व्याकुल, एडल्ट, अनईजी, एनेक्सियस, रेस्टलेस, अपसेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो आज के डिस्कशन में स्टूडेंट इतना ही। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।